जय हिंद गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। और गाइस कल आप लोग का एग्जाम होगा और आप सभी लोगों को थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा, कुछ लोग की फट रही होगी। तो देखो, दो टाइप के लोग होंगे। एक होंगे बिंदास, ठीक है, जो बिल्कुल बिंदास जाएंगे, एकदम हैप्पी हैप्पी, एकदम मस्त अपने जाएंगे, एग्जाम देकर आएंगे, उनको कोई डर नहीं है। ऐसे बंदे भी देखे हैं मैंने और होते भी हैं ऐसे बंदे, ठीक है। और दूसरी टाइप के बंदे होते हैं जिनकी थोड़ी सी फटती है कि यार मैंने इतना सारा पढ़ रखा है, एग्जाम में आएगा कि नहीं, क्या आएगा, क्या क्वेश्चन जो मैंने करे हैं उस टाइप की प्रैक्टिस करें हैं, वो आएगा कि नहीं आएगा। देखो, जो भी आपने करा है वो बेस्ट है, ठीक है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ये मान के चलो आप। दूसरी चीज़, जो खासकर दो बच्चों की ज़्यादा फटेगी, जो फ्रेशर हैं और जो रिपीटर हैं जिनका लास्ट टाइम क्लियर नहीं हुआ था, उनकी थोड़ा ज़्यादा उनको फील होता है कि भाई मेरा इस बार होगा कि नहीं होगा, मेरा ये अटेम्प्ट वेस्ट तो नहीं जाएगा। इस तरीके से मतलब माइंड में आता है बहुत सारी चीज़ें। तो एक चीज़ याद रखना, हमेशा आपने जो पढ़ा है अभी तक, अगर आपने रियल में तैयारी करी है तो वो बेस्ट तैयारी है, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ये मान के एग्जाम देना और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना। अब बात आती है अटेम्प्ट्स की। अटेम्प्ट से पहले गाइस एक इंटरफेस वाला भी है, एक चीज़ है। इंटरफेस आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा होगा, ये वाली चीज़ें मैं बताऊंगा कि आपको लास्ट में कि इंटरफेस कैसे होता है, किस तरीके से जो फ्रेशर है उनको खासकर बताना जरूरी है कि किस तरीके से आपको इंटरफेस मिलेगा और कैसे कैसे एग्जाम देना है, ठीक है। हाँ, अब मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, वो मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पहले अटेम्प्ट्स की बात थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले कंप्यूटर से डिस्टेंस, ये आपको पता ही है कि थोड़ा दूर बैठना है, ऑलरेडी मैं वाली चीज़ बता चुका हूँ कि ऐसे घुस के नहीं बैठना है ताकि आपको मुंडी ऊपर नीचे कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ऊपर नीचे करनी पड़े। नहीं, थोड़ा सा दूर बैठोगे, जैसे आपके हाथ में पेन है तो मतलब आई कॉन्टेक्ट, मतलब यहाँ पे आई ऊपर देखा क्वेश्चन पढ़ा और यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, तो मतलब आंख ऊपर नीचे होनी चाहिए, मुंडी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, उससे आपके सर में दर्द भी होगा और बहुत सारी चीज़ है, ठीक है। और मतलब आई एक बार कॉन्टेक्ट वो उधर बनता है और इधर, मतलब ऐसे ऊपर आंखें ऊपर नीचे होनी चाहिए, ठीक है, इसलिए ज्यादा पास घुस के मत बैठना उसके। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है प्राइम नंबर वाला। जितने भी टेबल, जैसे 2 का टेबल, 3 का टेबल ऐसे होता है, वैसे ही टेबल की बात कर रहा हूं मैं। टेबल है 13, 17 और 19, ये 3 टेबल हैं जो कि प्राइम नंबर है, किसी के टेबल मतलब किसी से कटते नहीं है, ये प्राइम नंबर्स होते हैं और ये खासकर एफकैट में वगैरह में बहुत काम आते हैं। तो इनको पहले ही जाके नोट डाउन कर लेना पेज के ऊपर, जो आपको रफ शीट मिलती है, अपना काउंट जो भी है जैसे भी आपको निकाला, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली बात, ठीक है। इसके बाद इसके बाद आपका चौथा कॉन्सेप्ट है वैल्यू पुटिंग से भी क्वेश्चन होंगे। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के डाल रखी है कि कैसे ट्रिक के साथ पूरा मैंने मैथ्स का पेपर सॉल्व करवाया है। 27 अगस्त इसी टाइम वाला लास्ट वाला जो 2022 में हुआ था, पूरा पेपर ट्रिक से सॉल्व करवाया है मैंने वो, तो एक बार उसको जाके प्लीज देखना। 40 मिनट की वीडियो है और बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि कैसे रेशियो का मेथड है, तो डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आता है गाइस आपको इंग्लिश में आपके दो कॉन्सेप्ट लेंगे, एक कहानी कॉन्सेप्ट, एक है पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट। अगर आपको नहीं आता है तो की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है एंटोनिम सिनोनिम में जैसे समझो पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सेप्ट क्या है। ऑलरेडी मेरी इसके ऊपर वीडियो आ चुकी है, मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता आपका, मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट बात करूंगा। तो उसके लिए भी नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसमें आगे ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको वीडियोज मिल जाएंगी सारी, एक साथ डालूंगा वो करके, और उसको लिख करके ये इसकी, तो आपको पर्टिकुलर वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, कहानी कॉन्सेप्ट है आपके लिए ईडियम एंड फ्रेजेस के लिए कि भाई आपको किस तरीके से, जैसे कोई ईडियम आ गया, कोई फ्रेज आ गया, तो उसको किस तरीके से, उसके पीछे कहानी क्या होगी। ऑप्शन याद होना हर चीज जरूरी नहीं होती है कि आपको सब कुछ याद होगा, ऐसा कोई भी नहीं होता बच्चा जिसको सब कुछ याद होता है, बहुत ही रेयर मिलेंगे। थोड़ा कॉमन सेंस होनी चाहिए, दिमाग होना चाहिए, ठीक है ना, वो आप आराम से कर लोगे। अब बात आती है इस अटेम्प्ट किया, आपको साइड में यहाँ पे दिख रहा होगा ABCD, मैंने 3 बच्चे लिए, चार बच्चे लिए ABCD, 4 बच्चे लिए, एक ने 100 अटेम्प्ट करें, फिर 90, फिर 80, फिर 70। अब मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर कितने अटेम्प्ट करने चाहिए। भैया आप कितने अटेम्प्ट करते थे गाइस? मेरा अटेम्प्ट रहता था हमेशा 100। क्यों? उसका रीजन ये रहता था बिकॉज मतलब ये मान के चलो मैं 80-85 तक बड़े आराम से क्वेश्चन मतलब जो आते हैं कर लिए, उसके बाद फिर डाउटफुल क्वेश्चन बचते थे कि इसमें से इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा या फिर इन दोनों में से कोई सा आंसर होगा, तो कर दो उन क्वेश्चंस को। अगर 3 भी लग रहा है ना कि यार ये तो नहीं होगा और 3 है तो भी उसको कर दो। उसका रीजन ये होता है, अब मैं आपको रीजन बता रहा हूं उसका क्यों, आपको फायदा कैसे होगा। जो यहाँ पे मैंने जो 4 बच्चों का एग्जाम्पल लिया है, आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो अगर ए वाला बच्चा 70 क्वेश्चन सही करता है, 30 गलत करता है, तो उसके ओवरऑल मार्क्स कितने बन रहे हैं? 180 बन रहे हैं। वैसे अगर बी वाले बच्चे के बन रहे हैं, अगर उसने 65 सही करे और 25 गलत करे तो उसके बन रहे हैं 170। वैसे अगर 80 वाला बच्चा उसने 60 क्वेश्चन सही कर दिए, 20 क्वेश्चन गलत, 160। तो ये फिर बॉर्डर लाइन वाला केस आ गया ना। देखो 80 क्वेश्चन आप कर आए हो और आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गए और 60 क्वेश्चन सही हैं, इवन देन आप बॉर्डर लाइन केस पर आ गए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप 100 के ऊपर अटेम्प्ट करके रहोगे ना तो बड़े आराम से आप मतलब अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब भाई अब बात आती है लास्ट वाले बच्चे की, 70 वाले की। ये तो मतलब भारी हो गया, खैर 70 अटेम्प्ट कर आया, इसको लगा था इसके सारे के सारे सही हैं। डी वाले बच्चे को लग रहा है इसके सारे के सारे सही हैं, लेकिन 50 सही हैं और 20 गलत हो जाते हैं। मैं गारंटी ले रहा हूँ हो ही जाएंगे, इधर उधर गलत हो ही जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करो। क्या पता है 100 वाले के 80 सही हो जाए, 20 गलत, तो यार पॉजिटिव में चला गया ना मामला। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके इतने नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव बहुत कम जाता है। मतलब मेरा ये मानना है पर्टिकुलर, अब देखो आपको कुछ भी मानना हो, मैं हमेशा फुल मतलब 100 में से 100 अटेम्प्ट करना है, चाहे एक भी क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। उसका रीजन ये रहता था हमेशा, क्योंकि मेरे को पता है भाई मेरे 80 क्वेश्चन तो सही हैं, 80 तो मैं सही कर आया ही हूँ, इतना तो मुझे पता है। और 20 में से सही हो गए तो हो गए, अगर नेगेटिव भी गए तो इतना तो पता है कट ऑफ तो भाई क्लियर हो रही है, ठीक है। मतलब ये दिमाग में अगर रहेगा ना तो बहुत ही अच्छा रहता है और इससे आपके नंबर इंक्रीज होंगे।
ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होंगे। इतना मैंने आपको बता दिया। हाँ, अब बात आती है गाइस कि मैं हर एक टाइप का यहाँ पे आपको क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, खासकर रीजनिंग का भी, क्योंकि डॉट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आपके गलत होंगे, क्योंकि कुछ कुछ इस टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, 1 से लेके आपको स्क्वायर याद होने चाहिए एटलीस्ट 25 तक, और क्यूब आपको अगर याद करने हैं तो 10 तक तो क्यूब याद होने चाहिए। और अगर नहीं है ना, यहाँ पे साइड में मैंने आपको वो दे दिया है, इसको नोट डाउन कर लो और इसको एग्जाम में जाके लिख लेना, या फिर काउंट करके जो है, जैसे भी जाओ आप, मेरे को नहीं पता, बट ये होने चाहिए आपके पास। बिकॉज कभी कभी क्या होता है, नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कि जैसे समझो 2 4 इस तरीके से कोई सीरीज है, 2 4 6 8, मतलब इस तरीके से कोई सीरीज आ गई। अब क्या होता है, कभी सीरीज ऐसे नहीं होती, कभी 2 सीरीज मिक्स भी होती हैं। तो मैं हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, ताकि आपको एक चीज पता चल जाए कि भाई किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, और मेरी जो ट्रिक है वो कैसे उसके अंदर लगेंगी। तो जो वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं वो वीडियो आपको नहीं अपलोड होगी, मतलब उसको मैं नहीं करवाने वाला फिर से। बट हाँ, मैं हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे होगा, इस टाइप का क्वेश्चन है वो कैसे होगा। तो आराम से इस वीडियो को देख लेना। और सबसे लास्ट में मैं ये भी चीज बताऊंगा, जो इंटरफेस वाली जो बात है। तो गाइस, ये वाला आपको क्वेश्चन एफकेट में आया हुआ है, क्या बोल रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ समीर आनंद आर इन रेशियो ऑफ 5:4 रेस्पेक्टिवली। ये प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। 3 आवर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11:9, मतलब 3 साल बाद उनका ये वाला रेशियो हो जाएगा रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द आनंद प्रेजेंट एज, आनंद की प्रेजेंट एज पूछ रहा है। तो आनंद की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है, 5:4 है। 5:4 ये आनंद की है और ये समीर की है। तो आनंद का जो सिस्टम है वो 4 से, मतलब 4 का मल्टीपल होगा, या तो 4 का जो भी टेबल है, 4 फिर 8, मतलब फिर 12, मतलब जो भी 4 के टेबल में आते हैं वही नंबर हो सकते हैं, या 4 का मल्टीपल हो सकता है, 4 से डिविजिबल हो सकता है। तो अब कौन कौन से 4 के टेबल में आते हैं, ये आता है, ये आता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं, ना ही ये आंसर होगा। तो एटलीस्ट आपने मतलब एक ही बार पढ़ा क्वेश्चन को और इतना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और उसके बाद क्या वो बोल रहा है कि 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी इतना, मतलब इसके अंदर अगर आप 3 प्लस कर दोगे तो वो 9 से डिविजिबल और होना चाहिए, क्योंकि आनंद वाला पीछे लिखा है ना, और आगे वाला एस है, समीर है, ठीक है। तो इसमें 3 प्लस कर दोगे कितना हो गया, 24 25 26 27, ये हो गया 27। इसमें 3 प्लस कर दोगे, ये हो गया 43। अब चेक कर लो इसमें से कौन सा डिविजिबल है, मतलब 3 से, सॉरी 9 से कौन सा डिविजिबल है, ये कि ये वाला है, ये नहीं है, तो आंसर ये हो गया। मतलब हमने क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं किया है और हमने इसको आंसर लेकर आ गए। मतलब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे इसका अगर हम एक और तरीका है, अगर बेसिक जैसे होता है ना 8वीं 9वीं क्लास वाले बच्चे को करवाते हैं, वो इस तरीके से भी कर सकते थे हम क्वेश्चन को। 5/4 रेशियो था, ये एक्स था, ये एक्स था, तो 3 साल बाद उसका रेशियो कितना हो गया, 11/9 हो गया। तो यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकाल के हम इसको फाइंड कर सकते थे, ठीक है। ये तरीका था, ये हो गया बचपन वाला तरीका। ये हो गया फास्ट तरीका, रेशियो से डायरेक्ट, जैसे 4 है तो 4 का मल्टीपल होगा, आंसर ढूंढो। 9 है तो फिर उसमें कितने साल बाद, 3 साल बाद, तो हमने 3 प्लस कर दिया, उसके बाद फिर जो भी 9 से मल्टीपल होगा वो उसका आंसर हो जाएगा। इजी था। इस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को गाइज। इसी तरीके से मैं आपको टाइम एंड वर्क, मतलब हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन करवाना चाहूंगा, जिससे आपका मतलब एक कॉमन सेंस वाला तरीका खुल जाए, है ना। कॉमन सेंस जो कि सब में कॉमन भी नहीं होती है, और जो मेरी ट्रिक्स है, माई ट्रिक्स, वो मैं दोनों चीज़ आपको बता रहा हूँ, ताकि आपको एक माइंड में पता चल जाए कि अच्छा ये इस तरीके से आएगा, इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। देखो गाइज, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एफकेट के एग्जाम में आते हैं। देखो क्या बोल रहा है, ए बी सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 24 एंड 30 दिन। दे अंडर टू डू ए पीस ऑफ वर्क, इतने पैसे में वो कुछ काम करेंगे, कोई भी काम है, तो दे बिगेन द वर्क टुगेदर, बट बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क एंड सी लेफ्ट 5 days बिफोर कंप्लीशन ऑफ द वर्क। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आपको पता है। तो पूछ क्या रहा है वो कि ए का शेयर कितना होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है, एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, एक बंदा सी है। अब खुद बताना, कोई ये 20 दिन में काम कर रहा है, ये 24 दिन में काम कर रहा है, ये 30 दिन में काम कर रहा है, तो सबसे तेज काम कौन कंप्लीट करके दे रहा है, बी करके दे रहा है। ऑब्वियसली बात है, सबसे तेज काम बी कर रहा है। ऊपर से इन्होंने ये और बोल दिया कि बी जो है ना वो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, सी 5 दिन पहले छोड़ के जा रहा है, काम कंप्लीट होने से पहले, ठीक है। अगर इसको वैसे इक्वेशन से सॉल्व किया जाए तो बहुत टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है, बहुत टाइम लगेगा आपका। फिर भी एक बार मैं इक्वेशन बताता हूँ किस तरीके बनेगी, ए प्लस बी प्लस सी, समझो कोई n दिन काम करते हैं, और b इंटू 2 ये माइनस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा c इंटू 5, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। बट अपने को क्या है, अपने को कॉमन सेंस से करना है। कॉमन सेंस कैसे होगी बताओ, सबसे ज्यादा काम ए कर रहा है, ठीक है। अगर 5400 इतने रुपए हैं, तो इसको अगर 3 इक्वल पार्ट में भी डिवाइड करोगे तो कितना कितना मिलेगा, 1800। तीनों कितना मिलना चाहिए, 1800। और ए सबसे ज्यादा काम कर रहा है, तो सबसे ज्यादा पैसा किसको मिलना चाहिए, ए, मतलब 1800 से भी आंसर जो है वो बड़ा होगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये दोनों आंसर हो सकते थे, लेकिन इसको अगर डिवाइड बाई 3 करोगे, इक्वल पैसे बांटोगे, तब भी 1800, तो ये भी कैंसिल हो गया। ऑब्वियसली आंसर ये हो गया। आगे बात समझ में, मतलब इजी था, डुएबल था, ठीक है। चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देखो आप, द डिफरेंस बिटवीन 63% ऑफ ए नंबर एंड 45% ऑफ द सेम नंबर इज इतना। मतलब देखो क्वेश्चन डुएबल है, बट मैं आपको जो अपना वे बता रहा हूँ वो वाली चीज सीख लो आप। 78% ऑफ ए नंबर पूछ रहा है, कोई भी देखो मेरे को नहीं पता, अगर ये वाला स्टेटमेंट भी नहीं दिया हुआ होता इवन देन तब भी इस क्वेश्चन को कराया जा सकता है। जैसे ऑप्शन के थ्रू बोल रहा हूँ मैं, ऑफ ए नंबर
इक्वल्स टू आंसर, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मतलब आपको पता चलेगा कि वो 78 का मल्टीपल है, जो भी आंसर आएगा 78 का मल्टीपल आएगा। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटा देते हैं, इस तरीके से लिखेंगे इसको। तो इसके फैक्टर्स निकाल लो, 2 से कर लो, कितना हो गया 39, और फिर 3 से कर लो 1 और 3। तो आपको पता चलेगा कि वो 2 का 3 का और किसका 13 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर आएगा उसके अंदर मतलब वो इन नंबरों से डिवाइड हो जाएगा। जो भी आंसर होगा वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, वो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और वो 13 से भी कंप्लीटली मतलब डिवाइड होना चाहिए, तभी ही वो आपका आंसर होगा। पहला रूल, ये आपका रूल है। इस तरीके से आप, क्योंकि यहाँ पर आके वो डिवाइड में आ रहा है ना 78, यहाँ पे डिवाइड में हो रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब सबसे पहले 2 से देखेंगे, तो 2 से तो देखो सारे के सारे ही हैं। 3 से चेक कर लेते हैं एक बार। देखो इसका सम, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है क्या है, मतलब उसको सिर्फ जो डिजिटल सम करना होता है। ठीक है, तो 3 4 4 और 4 8, और ये हो गया 9 10, तो इसका डिजिटल सम कितना आ गया 1 आ गया। तो ये तो नहीं होगा, ये 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका चेक कर लो, ये 9 हो गया और ये 10, 9 और 10 कितना हो गया बताओ, 9, और इसका आ गया 1 तो 10 हो गया, फिर से इसका 1 ही आ रहा है। इसका चेक कर लेते हैं, 7 और ये 7 हो गया, 7 और 7 14, और इसका फिर 5 आ गया डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, ये हो गया आपका 9, और ये हो गया 4 5 6, इसका 6 आ रहा है गाइस। तो केवल एक ही है जो कि 3 से डिविजिबल है, 2 से और 3 से। अगर समझो यहाँ पे 2 ऑप्शन हो जाते तो हम 13 से भी चेक कर लेते। मतलब आप मेरी बात को समझे कि नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्राइम नंबर के 13 के 17 के और 19 के टेबल लिख के रख लेना, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। ठीक है, देखो अब मैं आपको कुछ डिविजिबिलिटी रूल बता देता हूँ। देखो 2 का तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप सभी के लिए, कि कल आपका एग्जाम है, इसलिए मैं ये सब बता रहा हूँ फटाफट। 3 का भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 का तो मेरे ख्याल से आपको बेसिक है, इतना तो आपको पता ही होगा। जो हार्ड है वो बता देता हूँ। एक 7 का देख लो और 13 का, 7 का और 13 का दोनों का सेम है। ठीक है, और एक आपको 11 का पता होना चाहिए, एक आपको 9 का पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे तो आपको 17 का भी पता होना चाहिए, लेकिन वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि इतने से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, देखो 2 का तो आपको पता है, लास्ट में वो जो भी 2 3 2 4 कितना 6 8 0, ये सब जिसके लास्ट में आएगा, मतलब कोई भी नंबर उसके लास्ट में आएगा। और इसमें क्या फाइंड करते हैं, सम। सम करके एक डिजिट आ जाएगा, सिंगल डिजिट, वो 3 के टेबल में आना चाहिए। ठीक है, 7 और 13 का चेक कर लेते हैं। देखो 7 और 13 में क्या रूल है इसका, इसका रूल ये है, इसमें रूल में लिख लेना कि लास्ट की 3 की पेयरिंग करते हैं, लास्ट 3 की पेयर बनाएंगे, और जो बचा हुआ है, जो भी शेषफल बचेगा उसमें से मतलब माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ इसका। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 3 4 2 3, ये ले लिया मैंने नंबर। ठीक है, अब लास्ट की 3 की पेयरिंग करेंगे। ठीक है, कितना हो गया 4 2 3, और हमेशा याद रखना बिग वाले नंबर में से स्मॉल वाले नंबर को माइनस करना है। बिग वाले नंबर में से, अब इसमें से छोटा नंबर कौन सा हो गया, ये वाला, इसमें से 23 को माइनस कर दो, कितना आ गया 400। क्या 400 7 के टेबल में आता है, नहीं आता, तो ये आंसर नहीं होगा, मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। और ये 13 के टेबल में भी नहीं आता, तो ये भी नहीं होगा। मतलब ये नंबर ना ही 7 से डिविजिबल है, ना ही 13 से डिविजिबल है। एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्योंकि गाइस ये वाले आपके एग्जाम में दिखाई देगा, 7 कहीं ना कहीं तो आएगा, किसी ना किसी क्वेश्चन में आएगा, सिर्फ ढूंढना है आपको। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो इसको ले लेते हैं, 3 4 2 और 3, 3 पेयर बन गए। ठीक है, अब बाकी इसमें से माइनस कर देंगे, तो 4 2 3 में से -3 कर दोगे, कितना आ गया 420। अब 420 क्या ये 7 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। क्या ये 13 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। खत्म बात, मतलब ये पूरा नंबर भी 7 से भी डिविजिबल होगा और 13 से भी डिविजिबल होगा। आगे बात सुनने, चलो बढ़िया है। अब 11 का देख लेते हैं, 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। देखो गाइस, मेरे को पता है, मेरे को ये सब चीज़ें लाइक लास्ट दिन में, क्योंकि सब काम आएंगी, मैथ है ये बिल्कुल बेसिक। जैसे समझो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है, समझो एक नॉर्मल 1 2 3 लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये कोई नंबर हो गया। तो हमें ये चेक करना है कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो कुछ नहीं करना, एक ऑड वन प्लेस हो गई, इनको ऐड करना है अलग से, जो और जो इवन वाली प्लेस हो गई इनको अलग से ऐड करना है, एक एक छोड़ के अल्टरनेटिव। और फिर जो भी बिग वाला जो भी बिग वैल्यू आएगी प्लस करने के बाद, उसमें से स्मॉल वाले को माइनस करना है। कर लेते हैं एक बार। देखो एक हो गया 4 + 6 + 2, ठीक है, और माइनस किसको करेंगे 5 3 और 1, 5 + 3 + 1, इसमें से इसको माइनस करना है बस। अगर वो 11 के मतलब टेबल में आता होगा या डिविजिबल होगा, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। इसको प्लस कर लो, 10 हो गया, ये 12 माइनस 5 6 7 8 और एक 5 6 7 8 9 9, तो इसमें से इसको माइनस करोगे 3 आ रहा है, तो मतलब डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। तो एक नंबर ले लेते हैं जो 11 से डिविजिबल हो, आपको पता चल जाए, जैसे 1 2 1 ले लिया, ये डिविजिबल होता है। तो अब फिर से वही, इसको और इसको, और इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है, इसके साथ तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो मतलब 2 - 2 कितना आ गया 0, तो ये भी डिविजिबल है, 0 आ जाए या फिर 11 का कुछ भी मल्टीपल आ जाए, ठीक है, तो वो ही 11 से डिविजिबल होगा। तो 11 का रूल आपको पता चल गया है, चलो बहुत ही बढ़िया। और कौन सा रूल बताना था आपको, 9 का तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा। 9 का डिजिटल रूल ये है, सब जो भी कुछ भी नंबर दिया हुआ है सबको प्लस करके देख लो। अगर वो 9 के टेबल से एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 1 8 9 और 2 7 और 3 6, इतना बड़ा नंबर है, बताओ ये 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं। कुछ नहीं करना है, 9 9 की पेयरिंग कर लो, ये 9, ये
8+1 कितना हो गया 9, ये अकेला 9 हो गया, 7+2 ये 9 हो गया, 3+6 ये भी 9 हो गया, तो ये पूरा डिविजल होगा। मतलब पूरे या तो इसको अकेले अकेले सम कर लो तब भी 9 ही आएगा, इसको प्लस कर लो, फिर इसको प्लस करने के बाद 9 आ जाए, है ना, या फिर 9 के टेबल में कुछ नंबर आता है वो आ जाए, तो वो 9 से डिविजल हो जाता है। ये सब जो भी डिफेंस स्पेक्ट्रम वाले बैच में होंगे उन सभी को ये सब ट्रिक्स पता है, ठीक है, और उनको यूज़ भी करनी आती हैं। चलो आगे चलते हैं, आज के लिए यहाँ पर इतना ही था। नेक्स्ट, तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये जंबल वाले लेटर वाले क्वेश्चन है और ये हमेशा आते हैं। तो कभी भी जब भी ऑड वन आउट वाला इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको सिर्फ एक को ही डिकोड करना है, सिर्फ एक को डिकोड कर लोगे तो सारे अपने आप हो जाएंगे। जैसे इसको डिकोड करने की कोशिश करोगे तो ये क्या बन रहा है, प्रिज्म बन रहा है, ठीक है, फिर ये अपने आप बन जाएंगे। अब आपको पता चल गया कि कुछ मतलब कुछ ऑब्जेक्ट है या 2D है या फिर 3D है, ये क्या बन गया, क्यूब बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया। मतलब किसी से एक को पकड़ के कर लोगे तो सारे अपने आप आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अब आपको देखने से पता चल रहा है ये क्या कौन है, मतलब सिर्फ एक को सॉल्व करो और अपने आप बाकी हो जाएंगे। अब जैसे कि ये क्या हो गया, प्रिज्म के किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, ये 3D है एक में, क्यूब किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है, तो ये भी एक 3D स्ट्रक्चर है, स्क्वायर एक 2D स्ट्रक्चर है और कोन क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी टाइप का, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोनों एफकेट के, ठीक है। इसको देखो, इसमें भी वही बोल रहा है, तो सिर्फ एक को पकड़ लो, कोई मीनिंगफुल वर्ड है और ऑड वन आउट फाइंड करना है, एक को पकड़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आपने दोनों पकड़ लिए तो सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ एक को सॉल्व करने की कोशिश करो। आपको दिख रहा होगा कि ये क्या है, मार्च है, यहां पे क्या बन गया, ये पूरा नवंबर बन गया, ठीक है। ये क्या बन गया, अगस्त, ठीक है, अगस्त बन गया। ये क्या बन गया, जनवरी बन गया, ठीक है। आगे सुनने, अब फिर इसमें ऑड वन आउट क्या फाइंड करना है, फिर इसमें डेज देख लो, इसमें 31 दिन होते हैं, इसमें 30 होते हैं, इसमें 31 होते हैं, इसमें कितने होते हैं, 31 होते हैं, तो इसमें ये वाला आंसर हो गया नवंबर। मतलब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, केवल एक को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप सारे को देखोगे तो क्वेश्चन होगा ही नहीं आपसे वाला, गारंटी दे रहा हूँ, क्वेश्चन होगा ही नहीं। एक को पकड़ो, उसको डिकोड करने की कोशिश करो, बाकी अपने आप हो जाते हैं, ठीक है। तो गाइस देखो, सीरीज के 2 क्वेश्चन आते हैं, ये एक टाइप 1 है, टाइप 2 है, ठीक है। दोनों टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों एक एक करवा देता हूँ। पहले ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। देखो, जब भी आपको कैसे लगेगा कि भाई पहले ये इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर एकदम से इंक्रीज हो रहा है, मतलब जो अगर ग्राफ देखेंगे तो इसका इंक्रीमेंट किस तरीके से हो रहा है, इस तरीके से। तो कभी भी अगर इंक्रीमेंट इस तरीके से होता है तो हमेशा वहां पे मल्टीप्लाई वाला फैक्टर काम कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी ऐसा हो रहा है। देखो 4 से 4 आ गए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। यहाँ पे कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, इंटू 3, क्योंकि 4 3 12। अब 12 कितना, 5 जा 60। अब 60 कितना जा 42, मतलब 6 के टेबल में 42 का बाद है 7 जा, तो 6 7 जा कितना हो गया 42। तो आपको लगेगा कि इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई ही होगा, इसमें भी कुछ मल्टीप्लाई होगा, कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ पे 1 3 5 9 सॉरी 7 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ सकता है। तो कुछ को अब मैं किस तरीके से करता हूँ, 42 0 इंटू कुछ भी, तो आपका आंसर आना है। तो ये कितना हो गया, इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 6 हो गया, मतलब कि वो 6 से डिविजिबल होगा, 6 से या फिर 2 या 3 से, दोनों से डिविजिबल होगा। अगर नहीं आ रहा आपको इस तरीके से करना तो 420 के फैक्टर कर लो, पहले 2 से कर लो, तो 2 तो आ ही रहा है और 3 भी आएगा इसके अंदर, ठीक है। 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो अब 2 और 3 से कौन कौन से डिविजिबल हो जाएगा, ये नहीं होगा क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, केवल आंसर ये हो गया। मतलब मैं इस तरीके से करता, नहीं आ रहा आपको समझ में तो अच्छी बात है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है थोड़ा सा, क्योंकि इसको टाइम लगेगा सीखने में, बट आप इस तरीके से कर लो। 420 को सीरीज से कर लो, 9 से कर लो, तो 0 यहाँ पे कितना आ गया 8, फिर ये हो गया 37, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। इस तरीके से भी क्वेश्चन को करा जा सकता था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन और करो। जब भी कभी भी इस टाइप क्वेश्चन देगा ना, जहाँ पे वैल्यू आपको पता चल रहा है कि एक बार बढ़ी है, एक बार इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, तो इसमें 2 सीरीज मिक्स होती है। इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एफकेट के अंदर, ठीक है। तो आप इसको देखो और इसको देखो, फिर इसको देखो और इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो गया, 2 का, यहाँ पे भी 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ पे भी, क्योंकि 13 से 15 तक 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 2 का, और फिर यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट होगा, 2 का ही होगा, जब यहाँ पे तो यहाँ पे भी 2 का ही होगा, तो कितना आएगा 16 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं एफकेट के अंदर। तो गाइस इस टाइप का कुछ आपका इंटरफेस होगा, यहाँ पे हॉल टिकट आईडी, नंबर, ईमेल आईडी, लॉगिन करोगे इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ कोने में आपका फोटो आ रहा होगा, जैसे ये नंदनी नाम है तो आपका यहाँ पे नाम आएगा और यहाँ पे आपका जो नंबर होगा, रोल नंबर, वो यहाँ पर आ रहा होगा। फिर इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, ये इस तरीके से आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। फिर ये सब अलाउ नहीं, एक बार इसको पढ़ लेना। वैसे तो वो वहाँ पर भी टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। एक अगर आप सही क्वेश्चन करते हो तो 3 नंबर मिलेंगे और नेगेटिव -1 है, मतलब अगर आपका एक क्वेश्चन सही होता है तो 3 नंबर मिलते हैं, 3, और एक अगर नेगेटिव है -1 नेगेटिव है। स्टार्ट एग्जाम करोगे तो स्टार्ट हो जाएगा एग्जाम इस तरीके से। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ रहेंगे। यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो 100 क्वेश्चन है, कितने 100 क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपने समझो, अब मैं एज एन रैंडम मारता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ टिक करके, ठीक है। मैं ऐसे रैंडम मार रहा हूँ, जैसे कि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर दिए, तो यहाँ पे उन क्वेश्चन का टिक आ जाएगा। ये नहीं कि वो सही है, ठीक है, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वो क्वेश्चन आपने सही कर दिए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो टिक हो जाता है कि आपने वो अटेम्प्ट कर लिए हैं, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पे क्वेश्चन करते जाओगे तो वो अटेम्प्ट हो रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, फिर अगला, तो बीच में देखो आपने 7th वाला क्वेश्चन नहीं करा है तो वो खाली हो गया है, तो आपने 8 कर लिया। इस तरीके से मतलब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो डायरेक्टली। तो आपको पता होना चाहिए कि 25 के आसपास कोई दूसरा सेक्शन चल रहा होगा, तो आप स्क्रॉल डाउन करके इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। और प्लीज़ यहाँ पे देखो सबमिट आ रहा है नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो वो थोड़ा सा कट रहा है यहाँ पे,
सबमिट बटन आ रहा है, इस पर सबमिट को मत दबाना, वैसे वो काम भी नहीं करेगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, नीचे कहीं पे सबमिट आ रहा होता है तो उसको मत दबाना, ठीक है। यहाँ पे व्यू सेक्शन यहाँ पे फिर से आ रहा है, मतलब आप यहाँ पे इस तरीके से डायरेक्टली क्वेश्चन जो भी करोगे तो वो मैं आपको ये वाली चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे वो टिक होते चले जाएंगे। और रिव्यू जैसे समझो कि मैंने ये वाला क्वेश्चन मार्क पर रिव्यू कर दिया तो उस पर क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। और समझो आपने ये कर दिया डी, फिर आपको क्लियर आंसर करना है, फिर आप सी कर सकते हो, या फिर डी के बाद आप डायरेक्ट सी, देखो यहाँ तो हो रहा है, शायद वहाँ पे नहीं होता है, समझो आपने सी कर दिया, फिर आपको पता चला सॉरी इसका सी नहीं, इसका आंसर डी है, तो आपको फिर वो क्लियर करके फिर उसको डी करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? फिर इसको मतलब जो भी चीज़ है मैं आपको हर चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि टिक करना। देखो ये तो मैंने यूजुअली कभी किया ही नहीं है, ये वाला तो मैं यूज़ करता ही नहीं था, क्वेश्चन मार्क वाला जो ये रिव्यू है, रिव्यू फॉर मार्क फॉर रिव्यू, मतलब बाद में चेक करने के लिए होता है, ये रिव्यू करने के लिए खुद, ये खुद के लिए है गाइस, ठीक है। ये मैं समझना कि ये आप सबमिट कर दोगे तो ये आंसर जैसे समझो आपने डी मार्क कर दिया और ये और इसको वो कर रखा है आपने मार्क फॉर रिव्यू, तो एक बार आंसर डी हो गया तो टिक है वो आंसर, वो माना जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ है, और इस तरीके से 100 क्वेश्चन आएंगे और आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, आपको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके का आपको सेम टू सेम पैटर्न मिलेगा, इसी टाइप के रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे कि फिगर ये है, फिगर ये, तो इसका कौन सा इसके बाद कौन सा होगा। मतलब आप एक बार इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, मतलब वैसे तो बहुत पुराना है ये, क्योंकि हर बार ये लोग अपडेट नहीं करते, ये पुराना ही है। मेरे ख्याल से 2012 से जब से इन्होंने ऑनलाइन स्टार्ट करा है तब से इन्होंने अपडेट ही नहीं करा इसको, ठीक है। सेम पैटर्न है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो बस इतना ही बताना था यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो थैंक यू गाइज।